हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रबिदस। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 7 जुलाई को आपका कंडक्ट होने वाला है। तो उसको देखते हुए ईवीएस की एक मैराथन क्लास जो कि कंटेंट को लेके है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और उसमें पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है। आप यहाँ पे आपको मैं स्लाइड दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम कंप्लीट आगे की एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि ईवीएस की जो बुक है वो आपकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास में चलती है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई ईवीएस की पर्टिकुलरली बुक नहीं चलती, ठीक है। और बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो ईवीएस की बुक चलती है उस बुक का नाम क्या है एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश का कंटेंट है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, स्लाइड आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। ये जो आपको साइड में आर्ट दिखाई गई है, ठीक है, इस आर्ट को मधुबनी कहा जाता है। ये चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में, अब देखिए यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है। ये वाली लाइन कि ये चित्र बनता कैसे है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इस चीज पे आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे कि कैसे बनता है। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु बनाए जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि जो मधुबनी आर्ट होती है वो कहाँ की फेमस है, तो आप बताएंगे बिहार में एक मधुबनी जिला पड़ता है, वहां की फेमस है। इस आर्ट में बनाया क्या क्या जाता है, तो आप बताएंगे कई सारे जीव जंतु बनाए जाते हैं, ठीक है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे बनाए जाते हैं। किस चीज से बनाई जाती है, तो आप बताएंगे कि चावल के घोल से बनाई जाती है। इसमें जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस चीज के होते हैं, तो आप बताएंगे नील इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी इस्तेमाल किया जाता है, और फूल, पेड़ों के जो रंग होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये दुनिया में मशहूर पश्मीना, ठीक है। तो यहाँ पे पश्मीना शाल को लेके एनसीईआरटी में आपके दे रखा है। तो आप देखते हैं पश्मीना शाल के बारे में क्या है। तो एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। मतलब ये पश्मीना शाल जो है वो बहुत मोटी नहीं होती है। इसको बोला जाता है, आगे आप देखेंगे इसमें बोला जाएगा कि एक अंगूठी से आप इसको पूरा क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर रह सकती हैं? 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, मतलब कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बना जा सकता। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। मतलब ये शॉल जो है वो हाथों से ही बुनी जाती है। अगर एक बुनकर 2.5 घंटे बुनाई करे, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। अब देखिए इस घंटे को लेके ना कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पश्मीना शॉल को बुनने में कितना घंटे का समय लगता है, तो आप बताएंगे 2.5 घंटे का समय लगता है एक पश्मीना शॉल को तैयार करने में। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस स्लाइड से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, तो 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पश्मीना शॉल मशहूर है, किससे बनाई जाती है, तो बकरी एक खास तरीके की नस्ल पाई जाती है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। और वहां पे जो तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, वह अपने आप को बचाने के लिए उनके शरीर पर बाल उगाते हैं। बाल जो हैं वो इतने पतले होते हैं कि अगर आपके सिर का 6 बाल लिया जाए और बकरी का 1 बाल लिया जाए तो वो बराबर होंगे। इस साल को बुनने में कितना समय लगता है, तो 2.5 घंटे का समय लगता है। ये सारे फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए रखा है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान को लेके क्या क्या क्वेश्चन है, तो आखिरकार मैं और लोनार लेह पहुंच ही गया। अजब अनूठा यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ के ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि लेह शहर में किस तरीके के घर इसने देखे हैं, ठीक है, किस तरीके के घर यहाँ पे देखे गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी झूले झूले सॉरी झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। अब आपसे पूछा जाएगा
कि जूले जूले जो है वो कहाँ बोला जाता है। ठीक है, जूले जूले जो है तो स्वागत के लिए क्या, इसका मतलब क्या है और कहाँ पर बोलते हैं। तो लद्दाख में स्वागत करने के लिए जूले जूले बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद वे लोनार को देखकर बहुत हैरान थे, सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ठीक है, ये बात है। तो इस वाले स्लाइड से आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उस बात को ध्यान रखेंगे। लोनार कहाँ पड़ता है, लेह में पड़ता है। लेह जो है वो किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे लेह लद्दाख की राजधानी है। ठीक है, और लेह वाले जो एरिया जहाँ की ये बात कर रहे हैं तो उसको हम शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठंडा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र दो होते हैं, गर्म मरुस्थल, शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल जो है आपका राजस्थान वाला जो क्षेत्र थार का मरुस्थल पड़ता है उसको गर्म मरुस्थल बोलते हैं। और लद्दाख का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है लेह वाला, ये ठंडा मरुस्थल कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ताशी के घर पर, अब देखिए जूले जूले की बात हो गई, अब इसके नीचे की कहानी क्या है वो एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे ताशी का जोर चला और वह मुझे खींच कर अपने घर ले गया। ठीक है, अब मतलब बहुत सारे बच्चे घर ले जाना चाह रहे थे, तो उसमें से ताशी जो है वो क्या करती, ताशी जो है अब मुझे खींच के अपने घर ले जाती। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। अब देखो यहाँ पे जो है ना लद्दाख में किस तरीके के घर पाए जाते हैं, लद्दाख में किस तरीके के घर पाए जाते हैं उनके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस तरीके से ही बनेंगे, इसी से तोड़ मरोड़ से आपसे पूछेगा कि लद्दाख में किस तरीके के घर पाए जाते हैं, वहां पे पत्थरों से बना होता है, कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हुई है स्ट्रक्चर में। ठीक है, कैसे घर है वहां पे। तो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था, उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से छप्पर जैसा लग रहा था। ठीक है, अंदर से छप्पर जैसा लग रहा था, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ी से पहली मंजिल पर ले गई। ठीक है, तो नीचे से पहली मंजिल पर ले गई। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता, नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो लद्दाख में घर पाए जाते हैं उसमें लोग जो ना ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं, पहली मंजिल पर रहते हैं। नीचे वाली जो मंजिल होती है ना वो जानवरों के लिए बनाई जाती है, वहां पे जानवर रहते हैं, जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। ठीक है, सर्दियों के टाइम पर नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थीं, कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। अब ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरीके की चीजें वहां पे उसने देखी। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ठीक है, उपले मतलब जो कंडे वगैरह होते हैं वो सूख रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बोटिंग को लेके बताया गया, जो वहां पे बोट हाउस पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाउसेस ऑफ श्रीनगर माई फोटो एल्बम में ये सारी चीजें उसने डाली है कि वो टूरिस्ट बन के वहां पे गया था। ठीक है, चलिए श्रीनगर के घर एक नजर में। अब श्रीनगर में किस तरीके के घर पाए जाते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। इससे पहले लद्दाख की बात कर रहा था, अभी श्रीनगर के घरों के बारे में बात कर रहा है। तो श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और 20 से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो डोंगे हैं वो किस कहाँ पर पाए जाते हैं श्रीनगर में, तो आप बताएंगे डल झील और झेलम नदी में पाए जाते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग, ठीक है, मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग आपके घर बने हुए थे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि हाउस बोट कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदरता नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है, जो जिक्सा पजल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जो इसमें डिजाइन होती है उसका क्या नाम दिया गया है, उसका नाम खत्म बंद दिया गया है, जो जिक्सा पजल की तरह दिखाई देती है। परिवार रहते हैं मकान की तरह। डॉग डॉग में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, जो पूरा हाउस बोट बना है उसमें भी अलग अलग कमरे पाए जाते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत, ये जालीदार खिड़कियां ये बाहर की ओर उभरी हैं, इन्हें डब कहते हैं। ठीक है, जो जालीदार खिड़कियां पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डब कहा जाता है। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है,
एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। फिर बोला कि दीवारों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत डलवा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे, खिड़कियां डिजाइन मेहराब के बने होते हैं। ठीक है, इस पे जो डिजाइन होती है उसको मेहराब के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हुई हैं। तो मेंडल ने पौधों में क्या पाया था, ये बात हो रही है। उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना, खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज या तो चिकने होंगे या ही खुदरे होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना थोड़ा खुदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अलग पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीले और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। ठीक है, उन्होंने एक जो है एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे के ऊपर, आनुवांशिकता को लेके, जेनेटिक्स को लेके। तो जो मेंडल की थ्योरी है उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो एक तो बेसिक सी क्वेश्चन यही बन जाता है कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था आनुवांशिकता को लेके, तो वो किस पौधे के ऊपर किया था, तो आप बताएंगे मटर के पौधे के ऊपर किया था। और उन्होंने यही चीजें बताई थी, अगर मान लीजिए कोई खुदरे बीज वाला पौधा है तो उसका अगली जो जनरेशन आएगी वो भी खुदरे बीज में ही होगी, अगर चिकने बीज वाला है तो चिकने बीज में होगी। इस तरीके से जेनेटिक्स के गुण जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे सुनीता विलियम्स को लेके कुछ दिया गया है। ठीक है, ये इंग्लिश में कंटेंट है, एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, मैं स्लाइड आपको डलवा दूंगा। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष के कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। मतलब अंतरिक्ष में अगर आप पानी देखेंगे तो पानी एक जगह पे नहीं रहता, वो भी बुलबुले बन के उड़ता रहता है इधर उधर। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते, हाथ मुंह साफ करते हैं। इस तरीके से वहां की मतलब जो अंतरिक्ष में जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को यहाँ पे बताया गया है किस तरीके है। वहां खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। ठीक है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस वजह से, ग्रेविटी ना होने की वजह से सारे लोग जो हैं उड़ रहे थे वहां पे। वहां खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था, ये मैंने क्लियर कर दिया, जब भी हम उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते, उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। ठीक है, लेस ग्रेविटी की वजह से, नो ग्रेविटी की वजह से चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। हर जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन मुश्किल भी। ठीक है, चलिए आगे डेड सी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो मृत सागर क्या है, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। ठीक है, सारे जो सॉल्ट वाटर होता ही है, जो भी आप देख ओशियन वगैरह का पानी होता है। लेकिन जो मृत सागर है, डेड सी जो है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो डेड सी है, जो मृत सागर है, उसके पानी में कितने नमक की मात्रा पाई जाती है। तो आप बताएंगे 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक की मात्रा पाई जाती है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे, बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। ठीक है, मतलब इसमें व्यक्ति जो है वो डूबता नहीं है, ये उसमें तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा नमक की ज्यादा मात्रा होने की वजह से ये वाटर सॉल्टी हो गया, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इस वजह से याद है कि नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डांडी मार्च को लेके। तो दांडी मार्च, यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो सकता था। ठीक है, लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और गलत कानून को तोड़ा। ठीक है, जो नमक कानून था उसको तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में
पानी जो है वो सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से समुद्र के किनारे पे क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े से क्यारियां बना देते हैं, और क्यारियों में जब पानी आके भर जाता है तो पानी जो है वो क्या वाष्पीकरण के वेपराइजेशन की रीजन की वजह से उड़ जाता है, और यहाँ पे क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। ठीक है, फिर उसको कलेक्ट करके रिफाइनरीज में प्योरीफाई करके उसके बाद में उसको मार्केट पे ले आते हैं पैकेट में। आगे यहाँ पे झूम फार्मिंग के बारे में कुछ बताया गया है, झूम खेती के बारे में। तो देखिए, झूम खेती का तरीका निराला है। फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है झूम खेती का। ठीक है, कि झूम खेती में क्या होता है कि फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। ये राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, ये भी देखना पड़ता है। फिर इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जो है उसका, उसको जोतते हैं, मतलब कि उसकी खुदाई करते हैं और उसमें बीज डाल देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। मतलब अब इसमें खासियत क्या है कि एक ही खेत में जो है वो अलग अलग तरीके के बीज बोए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक खेत में एक प्रकार की फसल लगाई जा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, यहाँ पे आपके लिए जो है अलबरूनी से संबंधित यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए, 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी ने बहुत ही बारीक से चीजों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। खास तौर से वे उन्हें अपने देश से अलग लगी, मतलब कि वो जहाँ से आए थे वहां से डिफरेंट चीजें यहाँ पे मिली। चलो देखते हैं अलबरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों को लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। ठीक है, तो एक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था। ये जो आपको यहाँ पे ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ डिस्कशन करने के लिए बोला है तो यहाँ से कुछ जानकारी हमें मिलेगी जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह हो सकती है? चर्चा करता है। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रह गए हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? क्या कोई और कारण बताया जा सकता है जिससे कि पानी कम पड़ गया है? चलिए, यहाँ पे आपको एक ट्रेन का टिकट बोल रहा हूँ मैं, ये दिल्ली जल बोर्ड का एक जो है वो बिल टाइप का यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके बारे में आपसे कुछ चीजें पूछी। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड का जो है यहाँ पे आपको बिल दिखाया गया है। चलिए देखते हैं, बिल को देखकर बताओ ये बिल कौन से दफ्तर से आया है। तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है, इसीलिए वहां पे दिल्ली सरकार का नाम है। बिल किसके नाम से है? ये बिल को देख के बताना है। कितने महीने की कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग है? बड़ों से पता करो। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे टिकट में क्या क्या चीजें दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, है ना। चलिए, तो ये जो डेट पड़ी हुई है वो 11/7/2007 की पड़ी हुई है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद बिल में नाम जो है वो किसका पड़ा हुआ है, कोशिश करता हूँ पढ़ने की। ये मोहम्मद उमर करके किसी का नाम पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बिल का जो रेट लिखा है वो 368 रुपए लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे उसके आंसर्स हैं। तो यहाँ से आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपके घर पे बिल आता है, बिजली का बिल आता है। ठीक है, आपके घर पे कौन कौन से बिल आते हैं? देखिए, बिजली का बिल आता है, नगर निगम का सफाई वाला जो आता है, आपके घर से कूड़ा करकट उठाता है, नगर निगम का बिल आता है। ठीक है, अगर आपके वहाँ पानी नगर निगम के थ्रू आ रहा है तो नगर निगम का जो वाटर बिल है वो भी आता है, जो यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट का। ठीक है, मान लीजिए आप किराना स्टोर पे जाते हैं सामान लेने, या किसी जगह शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्लोथिंग वगैरह लेने जा रहे हैं, तो वहाँ का बिल आता है।
तो ये टाइप ऑफ वेल्स हैं, तो यहाँ से आपसे इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में इस वाले मैराथन क्लास में मैंने छोटी सी मैराथन क्लास ही ली है, लगभग 20 मिनट के आसपास है, इसको मैराथन बोल भी नहीं सकते हैं, पर ये एक पार्ट है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट डालूंगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से। सारी स्लाइड जो है वो आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों लिया है ताकि इंग्लिश वालों को इशू ना हो। पढ़ाया मैंने जो है भले ही हिंदी में है, वो बात अलग है, लेकिन आप ये पूरी स्लाइड में डलवा दूंगा, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।